वेलकम टू उलमास जैकब लाइव। मैं हूं उलमास जैकब और आप देख रहे हैं अजीजों, ये वीडियो मैं इमरजेंसी में बना रहा हूं। अभी रिसेंटली ट्रंप ने एक ट्वीट की है, ये अपने ट्रू सोशल के ऊपर जो पोस्ट करता है उसके ऊपर इसने पोस्ट की है। इस पोस्ट के फौरन बाद ऑयल प्राइसेस दोबारा से शूट करना शुरू हो गई हैं। ऑयल प्राइसेस सर्ज पास्ट 103 अ बैरल आफ्टर यूएस अनाउंसेस ब्लॉकेड ऑफ ईरान। तो बेसिकली इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, उसने कहा है कि ईरान जो है वो भत्ता ले रहा है ऑयल के टैंकर से, ऑयल के जहाजों से जो कि आबे हरमूज में से जो गुजर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हरमूज में से जो गुजर रहे हैं उनसे भत्ता ले रहा है। तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो भी शिप ऐसा करेगी, अगर पैसे पे करके गुजरने की कोशिश करेगी तो उनको गुजरने नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे लग रहा है कि जैसे सीज फायर तकरीबन टूटने वाली है। आपको याद रखना है कि 21 अप्रैल डेडलाइन है। 21 अप्रैल के बाद दोबारा से ये जंग कंटिन्यू हो जाएगी और उससे पहले कोशिशें की जाएंगी पीसफुली इन सारे मामलात को तय करने की। ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ईरान के ऊपर ताकि ये जंग जो है वो बंद की जाए, ख़त्म की जाए। लेकिन आप नोट करें कि ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इमरजेंसी बेसिस पे। और वो बात ये है कि आप नोट करें कि ट्रंप की इस पोस्ट के बाद तेल की प्राइसेस जो हैं वो फौरन से शूट की हैं। और इसी तरह से आप नोट करें कि अभी रिसेंटली जब ये जंग लगी थी तो तेल की प्राइसेस कहाँ तक गई थी? $116 तक चली गई थी। अब $104 तक तो आ गई हैं, $105 भी टच किया है। तो ये वापस अगर तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है। और उसकी रीज़न ये मैं आपको बता चुका कि जंगें हमेशा महंगाई को लेके आती हैं और महंगाई जो है वो हमेशा फूड शॉर्टेज को और काल को और बीमारियों को लेके आती है। अब द गार्डियन के इस आर्टिकल को देख सकते हैं, इंडिया इज गोइंग टू फेस अ फूड क्राइसिस, फार्मर्स पैनिक ओवर फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस एम्ड ईरान वॉर। ईरान की जंग की वजह से फर्टिलाइजर्स जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं फार्मर्स को, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बड़ा फूड क्राइसिस आने वाला है। और ये फूड क्राइसिस सिर्फ इंडिया ही को इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड हर एक चीज़ महंगी होगी, क्योंकि जंगें हमेशा महंगाई को लेकर आती हैं। आज मैं खुदा का कलाम पढ़ रहा था और उसमें से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात मुझे पता चली, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है आगे चल के। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने लिए तैयारी कर लें, क्योंकि फूड शॉर्टेज आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी थी उस वक्त से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि फूड शॉर्टेज आने वाली है, फूड शॉर्टेज आने वाली है, अपने लिए तैयारी कर लें। लेकिन किसी ने भी मेरी बात के ऊपर गौर नहीं किया, लोग दांत निकालते रहे। हालांकि खुदा ने उनको ये टाइम दिया था कि अपनी इंतज़ाम कर लो, पैसे जोड़ने हैं तो पैसे जोड़ लो और ये सारा कुछ कर लो। आपको याद रखना है कि जब हज़रत यूसुफ ने मिस्र के अंदर जब वो थे और वहाँ पर जब काल आता है तो आप देखिए कि 7 साल खुदा उनको पहले देता है। पहले जो अच्छे 7 साल थे उन 7 सालों में उन्होंने तैयारी की थी, अगले काल के बुरे 7 सालों के लिए उन्होंने तैयारी की थी। तो आप नोट करें कि हमें तैयारी के लिए टाइम मिला था लेकिन लोगों ने दांत निकाले और अब ये वक्त हमारे सर पर आ पड़ा है। अब आबे हरमूज जो है इसको बंद कर दिया गया है, दोबारा से ब्लॉकेड कर दी गई है और इस दफ़ा अमेरिका की तरफ से की गई है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि यहाँ पर कुछ माइंस हैं जो कि समंदर के अंदर बिछाई हुई हैं ईरान ने, ताकि कोई भी शिप अगर यहाँ से गुजरने की कोशिश करे तो वो ब्लो अप हो जाए, फट जाए, तबाह हो जाए। तो अमेरिका का कहना है कि हम इन माइंस को भी क्लियर आउट करेंगे यहाँ से और सबसे बढ़कर ईरान से इस जगह को आज़ाद करवाना है। तो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, अगर आपने गौर से सुना हो तो मैंने आपको कहा था कि ये सारा कुछ ले देकर आबे हरमूज पर आकर क्यों टिक गया है, ये पहले से प्लान था। ये ऐसे ही कोई अचानक जंग जो है वो ईरान के ऊपर की गई और अचानक आबे हरमूज में बात नहीं आ गई है। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद ईरान ने नाको चने चबवा दिए हैं अमेरिका को, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से प्लान था और ये जंग जानी ही जानी थी आबे हरमूज की तरफ। क्यों? क्योंकि इसराइल ऑलरेडी हेक्सागोन अलायंस बना रहा है, ऑलरेडी इसके ऊपर प्लान हो चुका था। यूएन के अंदर 2024 में जो नक्शा दिखाया था नेतन्याहू ने, उसके मुताबिक हमें पहले से पता है कि यही पैसेज बनने वाला था। तो ये जंग कोई बाई चांस यहाँ पर आबे हरमूज की तरफ नहीं चली गई है, ये पहले से प्लान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्लॉकेड तब तक रहेगी, तब तक आबे हरमूज को बंद रखा जाएगा जब तक 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एजेंडा है उसको पूरा नहीं किया जाता।
फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जिसके अंदर सब कुछ इंटरनेट के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। अब हो ये रहा है कि तेल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, इससे होने ये वाला है कि लोग इलेक्ट्रिक चीज़ों की तरफ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी ट्रांसपोर्ट की वजह से हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी और हर एक चीज़ को फिर मजबूरन लोगों की मजबूरी होगी कि अब वो हर एक चीज़ को इलेक्ट्रिक करें, फिर चाहे वो घर का चूल्हा है, फिर चाहे वो आपकी बाइक है, कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक की जाएंगी। इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो तेल की जो कीमत है ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। उसकी रीजन ये है कि फिर कोई भी चीज तेल पर नहीं चलेगी। ये हमेशा हर एक चीज जो है स्टेप्स बनाते हैं और पिछले स्टेप्स जो हैं वो तोड़ते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज से कुछ दहाइयों पहले तार वाले फोन हुआ करते थे, लेकिन आज तार वाले फोनों को कोई याद ही नहीं करता, सबके पास स्मार्टफोन है, बगैर तार वाला फोन है। इसी तरह से देयर इज नो गोइंग बैक, पीछे वापस जाने वाला कोई नहीं है। एक दफा जब सब कुछ इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा तो फिर तेल के ऊपर चलने वाली चीजें नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चीजें ही मिलेंगी। और जब ये सब कुछ इलेक्ट्रिक कर देंगे तो अगला स्टेप उन्हें स्मार्ट करने का है। स्मार्ट करने का मतलब ये है कि सारी चीजें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगी, इवन कि आपके घर के दरवाजे भी खुलेंगे और बंद होंगे इंटरनेट के जरिए। हर एक चीज को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाएगा और ये सारी पावर और सारा जो कंट्रोल है वो इनको देता है, मुखालिफ मसीह लोगों को देता है, जो कि आपकी जिंदगी को एक बटन दबा कर कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं या फिर उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आप नोट करें कि इस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आबे हरमूज का ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। मेन जो चीज़ है, जो खुदा के कलाम की प्रोफेसी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो आइज़ाया चैप्टर 22 वर्स 6 से आगे हम पढ़ें तो पूरा चैप्टर अगर आप आगे पढ़ें तो यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पढ़ने को मिलती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पढ़ा और मैं काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि ये आज की सारी सिचुएशन है। अगर आप गौर करें, 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि इलाम ने जंगी रथों और सवारों के साथ तरकश उठा लिया और कीर ने सिपर का गलाफ उतार दिया। अब आप नोट करें कि इलाम जो है ये ईरान का पुराना नाम है, कदीम नाम है ईरान का, इलाम। और आज ईरान के साथ जंग लगी हुई है। किसकी जंग लगी हुई है? यहूदियों की जंग लगी हुई है, इसराइल की जंग लगी हुई है। और आप यहाँ पर देखें, और यूं हुआ कि तेरी बेहतरीन वादियां जंगी रथों से मामूर हो गईं और सवारों के फाटक पर सफ अराई की और यहूदा का नकाब उतारा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहूदा का नकाब उतारा गया। अब यहूदा जो है वो बेसिकली यहूदी जो हैं, यहूदा के कबीले से यहूदी हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि उनका नकाब उतारा जाएगा। बेसिकली वो यहूदी जो खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, बल्कि शैतान की जमात के हैं, इनको अब एक्सपोज किया जाएगा। अब आपको याद रखना कि खुदा के कलाम की जो प्रोफेसीज होती हैं उनकी कुछ पार्शियल फुलफिलमेंट होती है और फिर फुल फुलफिलमेंट होती है। तो पार्शियल फुलफिलमेंट इसकी पहले हो चुकी है, जब बैबलोन ने हमला करके यरूशलेम को तबाह किया था और तमाम यहूदियों को अपने साथ वो असीर करके अपने मुल्क ले गए थे बैबलोन के अंदर। तो बेसिकली ये लोग तैयारी कर रहे थे असीरिया के साथ जंग करने के लिए। यहाँ पर जितना कुछ लिखा हुआ है आप नोट करें, यहाँ पर फाटक तक का जिक्र है। और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फाटक के ऊपर, दुश्मन के फाटक के ऊपर यहूदी जो हैं, इसराइल जो है वो कब्जा कर लेगा। ये खुदा के कलाम की प्रोफेसी है। तो आप नोट करें, यहाँ पर आगे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा है, और तू अब दश्ते महल के सिला खाना पर निगाह करता है और तुमने दाऊद के शहर के रखने देखे कि बेशुमार हैं, और तुमने नीचे के हौज में पानी जमा किया और तुमने यरूशलेम के घरों को गिना और उनको गिराया ताकि शहर पनाह मजबूत करो। और तुमने पुराने हौज के पानी के लिए दोनों दीवारों के दरमियान एक और हौज बनाया, लेकिन तुमने उसके पानी पर निगाह ना की और उसकी तरफ जिसने कदीम से उसकी तदबीर की मुतवज्जा ना हुए। यहाँ पर जिंदगी के पानी का जिक्र किया जा रहा है जो खुद खुदावंद यीशु मसीह हैं। और आप नोट करें कि यहूदी शुरू से रिजेक्ट करते आए हैं खुदा को, और आप देखें कि अंजाम क्या होता था। जब जब ये रिजेक्ट करते थे तब खुदा गैर कौमों को इनके ऊपर चढ़ा लाता था। अब होने वाला क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप देखें आगे लिखा है, और उस वक्त खुदावंद रब्बुल अफवाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडवाने और टाट से कमर बांधने का हुक्म दिया था। लेकिन देखो, खुशी और शादमानी, गाय बैल को ज़बा करना और भेड़ बकरियों को हलाल करना और गोश्त खोरी और मैं नोशी के आओ खाएं और पिएं, क्योंकि कल तो हम मरेंगे। यानी कि वो लोग क्या कर रहे थे, खुदा ने कहा था मातम करो, रोजा रखा जाए, टाट ओढ़ा जाए, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, यहूदी लोग क्या कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, शादमानी कर रहे थे, गाय बैल को ज़बा कर रहे थे, भेड़ बकरियों को हलाल करके गोश्त खोरी और मैं नोशी कर रहे थे। यानी कि सीधे सीधे खुदा के हुक्म के खिलाफ चल रहे थे। अब आप नोट करें कि यहां पर अगर हम 6ठी आयत में पीछे पढ़ें तो यहां पर लिखा है,
बेहतरीन वादियां जंगी रथों से मामूर हो गईं और सवारों ने फाटक पर सफ आराई की। फाटक का जिक्र यहां पर आ गया, गेट का जिक्र आ गया, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये फाटक के ऊपर कब्जा कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम आगे पढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि शबना जो खजानची था, महल के ऊपर जो मोइन था, उसके बारे में खुदावंद कहता है कि मैं तुझे गेंद की तरह घुमा कर वसी मुल्क में उछालूंगा, और आप नोट करें कि वहां तू मरेगा और तेरी हशमत के रथ वहीं रहेंगे। ये बात हो रही है नेतन्याहू और इस तरह के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बारे में खुदावंद फरमाते हैं, जो खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं है, बल्कि शैतान की जमात के हैं, उनके बारे में खुदावंद यहाँ पर प्रोफेसी करते हैं। और आप देखिएगा जैसे इनको पता ही नहीं चला, जैसे ये असीरिया के साथ जंग करने के लिए तैयारी कर रहे थे, इनको पता ही नहीं चला कि कहां से बाबल की बादशाहत आ गई, नबूकतनजर बादशाह आकर इनको असीर करके अपने साथ बाबल ले गया। तो इसी तरह से इनका सारा ध्यान इस वक्त, यहूदियों का सारा ध्यान इस वक्त अपनी दुश्मन नेशंस के ऊपर है। ये उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, हमारे पास बहुत पावर आ गई है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गो कि ये अपने इस काम में कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि असीरिया के साथ जंग करके ये कामयाब हो गए थे। असीरिया इनको असीर करके नहीं लेकर जा सका था, लेकिन बाबल की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था। सेम इसी तरह से इनका सारा ध्यान अपने दुश्मनों की तरफ है, लेकिन इनका ध्यान खुदा की तरफ नहीं है कि आसमान से यीशु मसीह जल्द वापस आने वाले हैं। इवन के आगे हम पढ़ें तो यहां से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 20वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, और यहां पर लिखा है, और उस रोज यूं होगा कि मैं अपने बंदा इलियाकीम बिन हल्किया को बुलाऊंगा, और मैं तेरा खिलत उसे पहनाऊंगा, और तेरा पटका उस पर कसूंगा, और तेरी हुकूमत उसके हाथ में सपुर्द कर दूंगा, और वो अहले यरूशलेम का और बनी यहूदा का बाप होगा, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। ये यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद से खुदावंद ने वादा किया था, दाऊद नबी से वादा किया था कि उनका जो तख्त है वो अब्दुल्लाबाद तक रहेगा। तो वो वादा कैसे पूरा होगा? यीशु मसीह में पूरा होगा, क्योंकि यीशु मसीह कभी नहीं मरने वाले हैं, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। तो बेसिकली ये सारी प्रोफेसी हमें क्या बता रही है? ये सारी प्रोफेसी हमें ये बता रही है कि गो के इसराइल अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब तो हो जाएगा, बट एट द एंड आसमान से यीशु मसीह वापस आएंगे और इन सब को सजा देंगे। आपको याद रखना है, हमारा खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। जो जुल्म ये कर रहे हैं इनका बदला इनको खुदा देगा, और जब तक कोई यीशु मसीह को कबूल नहीं करता उसे माफी का कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। तो मेन बात जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था वो यही थी कि तेल की प्राइसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई हैं, और इसी तरह से आबे हरमूज को दोबारा से बंद कर दिया गया है। अब फूड शॉर्टेज नेक्स्ट आने वाली है। फूड शॉर्टेज का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ आप उसे खरीद नहीं सकेंगे। यानी कि आप खुद हिसाब लगाकर देख लें, यूक्रेन और रशिया की जब जंग हुई थी उस वक्त चीज़ें कितनी महंगी हुई थी। क्या वो वापस प्राइसेस गई हैं? नहीं, वो प्राइसेस वापस नहीं गई हैं। इसी तरह से अब की बार जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो प्राइसेस वापस नहीं जाने वाली हैं, इसलिए अपने लिए तैयारी करें। ये मैं आपको इमरजेंसी में बताना चाहता था कि जिसके पास जो भी वसाइल हैं वो अगले तकरीबन 1-2 साल के लिए अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि बहुत बुरी फूड शॉर्टेज आने वाली है।